नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो हम काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म का और इस कम्युनिटी का नाम है कि टू द पॉइंट और काम की बात करने के लिए, तो उसी काम की बात करने के लिए दोबारा हाजिर हूँ मैं। एक लेक्चर जो एसए वाला बच रहा था, वो क्योंकि उस समय तक रिजल्ट नहीं आया था, जनता सीरियस नहीं होती है, तो उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जब आप कोशिश करते हो कि कोई चीज़ अच्छी चीज़ पहुंचे। तो वो जो लास्ट लेक्चर था उसको मैं ले आऊँगा। उससे पहले क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पीडीएफ के थ्रू ऑलरेडी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उसको थोड़ा सा निटी-ग्रिटीज़ में जाके और माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, पर्सपेक्टिव क्लियर होगा और हमें क्वेश्चन टारगेटिंग, एरिया टारगेटिंग और आसान हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जीएस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जीएस 1 की बात हो रही है यूपी पीसीएस मेंस पेपर में। अब यूपी पीसीएस मेंस पेपर अभी तक 2018 से स्टार्ट हुआ था और 2023 तक 6 साल के पेपर हो रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हिस्ट्री है यूपी पीसीएस की, वो 6 साल के मेंस के पेपर की है। ठीक है, मैं इस हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हिस्टोरिक कंटेस्ट की बात कर रहा हूँ यूपी पीसीएस की। अब जब हम यूपी पीसीएस मेंस की बात करते हैं पेपर 1 में, तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हमें दिखता है। और वो यूपी पीसीएस में अगर मेजर जो कंटेस्ट की बात किया जाए, एक जो छोटा एरिया है जिसको हम डिस्कस अभी कभी हम बाद में कर लेंगे, उसको बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो मेजरली अगर हम यूपी पीसीएस मेंस हिस्ट्री पेपर की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। इन्हीं 3 मेजर सेगमेंट्स में क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। अब जो मैं चौथा बोल रहा हूँ वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, और 1965 से पहले के जितने भी इवेंट हो रखे हैं उनकी बारे में सिलेबस में पॉइंट है, लेकिन बहुत ही स्कैटर्ड क्वेश्चन आता है। तो अभी मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, एक उसकी भी मोटा मोटी जो लिस्ट होते हैं उनको भी शेयर कर दूंगा। ठीक, तो कौन कौन से टॉपिक हैं? आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे क्या होगा, आपको ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक्स हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो इन सबको रट्टा मारते हो बैठ के, हर एक छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को। लेकिन मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कौन कौन से एरियाज़ को टॉपिक करना, टारगेट करना है, और कितने डेप्थ में जाके टारगेट करना है, राइट, उसकी बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आर्ट एंड कल्चर पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं चाहता तो इस पूरे एक आर्ट एंड कल्चर को एक टॉपिक, एक वीडियो बनाता, मॉडर्न हिस्ट्री की फिर एक वीडियो बनाता, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की एक वीडियो बनाता, ये 3 दिन में आता। कह सकते थे कि जो मेरा चैनल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता, विजिबिलिटी बनी रहती, लेकिन उसका आपका फ़ायदा नहीं होगा। और फिर एक टाइम के बाद फ्रूटफुल रहता नहीं है, कि जब धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं और आपको वो चीज़ उतनी जल्दी नहीं मिल पा रही है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिनके लिए काम का है वो देखिए, बिल्कुल देखिए, और आपको फ्रूटफुल मिलेगा, इसमें बहुत कुछ निकल के मिलेगा आपको। अब पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स में है ना, ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइडेड है। लेकिन अगर हम ईयर वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चंस है ये देखते हैं। तो पहले साल आप देखिए, एक ही क्वेश्चन आया, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पूछा। दूसरे साल 19 में आया कि रोल ऑफ आयरन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब की बात हो रही है, ये आपकी ये अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब समझिए कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है और अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। फिर आता है वैदिक एजुकेशन सिस्टम। आपको दो चीज़ दिख गई, बुद्धिस्ट लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर या वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। अब आता है आर्ट एंड कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो उनकी टाउन प्लानिंग, क्या क्या रिलीजन का क्या कंटेस्ट है वहाँ से, और अर्बनाइजेशन का क्या कंटेस्ट है वहाँ से, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये 3-4 ब्रॉड एरियाज़ हैं जहाँ पे बात की जाती है। फिर अगर आप देखें लास्ट 3 इयर्स में आर्ट एंड कल्चर का रोल बड़ा हो जाता है, तो यानी फोकस होना चाहिए। आप बस लास्ट टाइम पे कुछ टॉपिक्स को रीड करके नहीं जा सकते हो। तो ये देखते हैं 2021 से कैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। फर्स्ट है जियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में इंडिया को एज अ ज्योग्राफिकली कैसे डिनोट किया गया था। साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड दो फेवरेट टॉपिक हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के हों चाहे वो यूपीएससी के हों। ठीक, साइलेंट फीचर 2022 में क्या है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। अगेन गुप्ता के बारे में पूछा गया, क्यों उसको गोल्डन एज कहते हैं। और फिर पॉइंट्स ऑफ एंशियंट
एंशियंट इंडियन नॉलेज। एंशियंट इंडियन नॉलेज में वही वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, और इंडियन नॉलेज में बुद्धिस्ट भी इंक्लूड होता है और जैनिज्म लिटरेचर का भी नॉलेज का पार्ट में इंक्लूड होता है, तीनों आते हैं, ठीक है। फिर आता है 23 में वैदिक लिटरेचर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक चीज़ छूट रही थी वो है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर। तीन टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसा आपको पता है, नर्दर्न स्टाइल में, नर्दर्न इंडिया में नगारा था, नागरा स्टाइल जिसको कहते हैं, साउथ इंडिया में द्रविडियन, और बीच में वैसारा, ठीक है। तो अगर हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने चाहें तो टाउन प्लानिंग हो गया, मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया, गुप्ता हो गया, एंशियंट इंडियन नॉलेज हो गया, वैदिक लिटरेचर हो गया, नागरा स्टाइल हो गया, वैदिक एजुकेशन हो गया, रोल ऑफ आयरन जब वैदिक पीरियड की बात की जा रही है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एटेक हो गया, ठीक है। और जोग्राफिकल फीचर्स डिस्कस करने की बात है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात है। तो ये मोटा मोटी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर हम सिंपलर टर्म्स में अगर बात करें तो टॉपिक्स आ कहाँ से रहे हैं, आप ये देखने वाली बात हो जाती है, राइट। तो टॉपिक आने के चांसेस या फिर आ रहे हैं कहाँ से, लिटरेचर की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट, वैदिक और जैनिज्म लिटरेचर से, ठीक। जैनिज्म आज तक नहीं आया, जैन लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, यानी आपका काम हो जाता है तैयार करके रख लेना। दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग आयाम है। तो उसको हम अगर हम क्वेश्चन देखेंगे अभी PYQs यूपीएससी में क्या पूछ रखे हैं तो उसको और क्लैरिटी मिलती है हमें। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में अगर समझाना चाहूँ मैं आपको तो वही है कि टाउन प्लानिंग कैसी थी, ठीक है। अगर हम रिलीजियस कंटेस्ट वहाँ से निकाल के ले आते हैं तो क्या मालूम चलता है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या ब्रॉड कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन के क्या क्या एंगल्स वहाँ से कंटिन्यू हुए अभी तक, या फिर वहाँ पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो अर्बनाइज्ड सोसाइटी को दिखाता है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ या फिर डिक्लाइन हुआ, और क्या क्या थ्योरीज हैं उसकी, राइट। फिर आता है थर्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे और उनका बेस क्या था, रीज़न क्या था, है ना। कुछ डिक्लाइन हुआ तो उसका भी रीज़न होगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़े एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, थोड़े कीवर्ड्स पता होने चाहिए। फिर आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अगले कुछ सालों में या इस साल भी हो सकता है इन्हीं दोनों पीरियड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, गुप्ता और मॉडर्न पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है, कॉइनेज के बारे में बात होती है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात होती है जो उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिख रहा था। अब अगर हम पिलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मॉडर्न टाइम पे पिलर्स बहुत बनाए गए, है ना, स्तूपास बनाए गए। तो क्या ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं उनको बारे में पता होना चाहिए, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरा, द्रविडियन और वैसारा। वैसारा अगर नहीं भी पूछता है तो आपको द्रविडियन और नागरा पता होना चाहिए, ठीक है। वैसारा यूपीएससी में भी नहीं पूछा आज तक, है ना। तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट नागरा और द्रविडियन पता होना चाहिए। कई बार चोला आर्किटेक्चर पूछ देता है तो वो बेसिकली द्रविडियन आर्किटेक्चर पूछ रहा होता है, ठीक। फिर आपको स्कूल ऑफ आर्ट, बुद्धिज्म स्कूल ऑफ आर्ट फेमस हुए, 3 फेमस हुए। मोस्ट फेमस कौन से हुए, गंधारा, मथुरा और अमरावती। अगर पता तो तीनों का होना चाहिए, लेकिन अभी तक अगर नहीं पूछा है तो नियरेस्ट चांस किसके हैं, पहले गंधारा या मथुरा में से ही किसी को पूछेगा। तो उसमें बुद्धा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, उनके कान क्यों लंबे थे, उनके बैठने का पोस्चर कैसा था, उनका जो ड्रैपिंग थी या फिर कुछ शॉल ओढ़ते थे या कोई कपड़े पहनाए गए थे उसमें क्या चेंज था, उसमें रोमन और सिंथियन एलिमेंट कहाँ मिल रहे थे, कहाँ पे मथुरा में कौन से एलिमेंट्स मिल रहे थे, क्यों वो एलिमेंट मिल रहे थे, कुछ पता होना चाहिए, लिखना है, ठीक है। फिर आता है स्तूपास एंड चैत्याज एंड विहाराज, ये बुद्धिज्म वाला पार्ट जो उस समय हो रहा था। तो स्तूप के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, है ना, स्तूपा के एलिमेंट क्या क्या हैं। अगर हम सांची स्तूपा की बात करें और बरहुत स्तूपा की बात करें तो उसमें क्या क्या एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ना। प्रदक्षिणा प्रथ की बात की जाती है और तुरानास की बात की जाती है, तो ये पता होना चाहिए। अगर उसके कुछ एलिमेंट्स हैं और वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्तूपा में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं कभी भी जब बात करता हूँ तो 2 लिमिट्स हैं, ठीक है। इसी के दोनों लिमिट के बीच में यूपीपीसीएस कभी भी खेलेगा। ये है यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। इन्हीं के बीच में लिमिट है क्वेश्चंस के आने की। अब ये लिमिट कहाँ पे है, तो मेरा मानना है और जो मैंने एनालाइज किया है, ठीक है, जो अभी तक नहीं हुआ उसको उसी पे देखो उस पर बोलना सही नहीं रहता है।
क्योंकि अभी तक मान लीजिए मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं आया, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना आएगा ही नहीं, लेकिन जो देखने से ये मालूम चलता है कि यूपीएससी के जो सिंगल या फिर 1.5 लाइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को वो कुरेद रहे होते हैं, आपसे जानना चाह रहे होते हैं, उनको ही यूपीपीसीएस ने उठाया है अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक, तो उन्हीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में से मैंने एक पीवाईक्यूज की कंपाइलेशन यहाँ पे आपके सामने रखी है। मैंने, मेरे हिसाब से ये कुछ क्लू प्रोवाइड करते हैं कि अगले कुछ सालों में या आने वाले या फिर इस साल भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, व्हाट डू यू थिंक some of the features are still, do you think some of the features still prevailing in Indian society? ठीक, सेकंड क्या है, discuss the main contribution of Gupta period and Chola period in Indian heritage and culture। ठीक है भाई, दोनों चीज पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, next one is evaluate the nature of bhakti literature and its contribution in Indian culture। Next one is highlight the Central Asian and Greco-Bactrian elements in Gandhara, जो मैं भी बात कर रहा था। ठीक है, next one is how do we justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर पीरियड। वही कॉइनेज वाला पार्ट, कैसे वो एपिटॉम ये जनित पे पहुंचा था, क्या एलिमेंट्स है, क्या रिप्रेजेंटेशंस थी, लक्ष्मी जी की उसमें फोटो थी या फिर कितना कंटेंट था, लेटर स्टेज में कंटेंट क्यों खराब हो गया, उसका रीज़न क्या था, गुप्ता एरा में इतना जनित पे क्यों पहुंचा था, कंटेंट इतना हाई क्यों रहता था, प्योरिटी इतनी हाई क्यों थी, पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स narratives and successfully expound Buddhist ideals illustrate। ये आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आप लिख सकते हो, अगर इतना निटिग्रिटीज में भी न जाओ कि डिपिक्शन ऑफ फोक। अब देखो तोरानाज में स्टोरीज दर्शाई गई हैं, अर्ली उनके जो सपने आते थे, उनके बचपन के बारे में है स्टोरीज, उनकी माँ की स्टोरीज के बारे में, वो सब नैरेटिव है। ठीक है, इसी बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था। लेट्स वन इज मीजोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज माफ कीजिएगा, नॉट ओनली reflects the cultural life of the times but also fine aesthetic sense compared to modern paintings। अब उसके nitty-gritties जो आर्ट इन्वॉल्व था, जो आपका किस तरह के कलर इन्वॉल्व थे, क्या टेक्निक इन्वॉल्व थी उस समय पे, मिनिएचर पेंटिंग्स बन रही थी कि नहीं मेसोलिथिक में, अगर बड़ी बड़ी बन रही थी तो रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर बन रही थी, वहीं क्यों बनाया गया, उसका एलिमेंट्स क्या था, क्या बेस था उसका, और उसको क्यों यूज़ करते थे पेंटिंग को, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्कूल ऑफ आर्ट है ना के बारे में पूछेगा तो पहले चीज़ क्या पूछेगा, गंधारा आर्ट के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट वन इज टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। मैं बता चुका हूँ जब डिस्कस करते हुए, तो ये आपका पेट क्वेश्चन हो जाता है, गो टू क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वन इज दो नॉट very useful from the point of view of a connected political history of South India, the संगम लिटरेचर। अब लिटरेचर का हमें एक और आयाम मिल गया, अगर हम वैदिक पढ़ रहे हैं, बुद्धिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें संगम लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा तो ये थोड़ा बोलोगे कि ना ये तो अभी तक आया नहीं था, तो हमें यहाँ से क्लू मिल चुका है कि हमें ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, डिस्कस द तांडवा आर्ट, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, मतलब 13 में पहली बार जब पैटर्न चेंज हुआ तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यानी ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तांडव जो पिक्चर है और वो जो आपको फोटो या फिर आप स्कल्पचर्स देखते हो उसको क्या रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसा कि मैं बोला हूँ, चोला आर्किटेक्चर यानी द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है, और कुछ उसमें जो चोला आर्किटेक्चर में चोला एलिमेंट्स थे, जो वहाँ के रूलर थे, वो जेनिथ पे पहुंचे थे, राजा वन है ना, और राजेंद्र वन की बात की जा रही है, तो वो अपने क्या डिपिक्शन ला रहे थे, वो अपनी फोटोज बनवा रहे थे, अपने इमेजेस या फिर अपने स्कल्पचर्स बनवा रहे थे, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सोसाइटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, वो उसके बारे में भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। Next one is assess the importance of the account of Chinese and Arab dwellers
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये लास्ट में जाके जो ट्रेवलर्स रिसर्च, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। अगर ये आप समझो कि ये अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं क्वेश्चंस आने के चांसेस की, तो ये यहाँ पे आता है। लेकिन जो ये मैं स्तूपा की बात कर रहा हूँ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात कर रहा हूँ, और गुप्ता पीरियड की वहाँ पे जो निमिस्टिक आर्ट की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ के चांसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आप थोड़ा सा इससे सेटिस्फाई फील करोगे कि यहाँ से टारगेट करना, कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट किया जा सकता है, एंड चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन आने के, राइट। अब हमारा नेक्स्ट आयाम या नेक्स्ट पड़ाव क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे हम, और पर्सनालिटी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे। अब प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ अलग से लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो तो अगर हम पूरे एज की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री एज की बात करें, टाइमलाइन की बात करें, तो उन्हीं में से तो निकल के आते हैं। लेकिन अगर हम बेटर टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनको अलग से डील करना जरूरी हो जाता है, राइट। तो अगर देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, उससे दिमाग खुलेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अगर हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं, तो किन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ का नाम आपको ब्लंटली देखने को मिलता है? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देखने को मिलेगा। ये आपको जस्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा रहा था या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, तो वो जो मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, जो 1965 तक के पीरियड की बात है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में या प्रिंसली स्टेट इनटू मेनलैंड इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या रोल था, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल रोल ऑफ वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गांधी, महात्मा गांधी का रोल, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी, हो सकता था मैं क्वेश्चन लिख दूं, है ना, क्यों क्या क्वेश्चन लिख दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में। लेकिन मैंने बस एक चीज़, बस इनका नाम लिखा है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करोगे तो फिर से वो सेम, क्योंकि इनका इतना पर्सनालिटी इतना वर्सेटाइल था, या इनका तो रोल इतना वर्सेटाइल था कि किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बस नाम लिखा हुआ है। तो आपको होलिस्टिकली प्रिपरेशन करना पड़ेगा ओवरऑल। जब ये 1915 में आए और 1947 तक जितना भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद से उसका जितना भी एक ब्यौरा है हमें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज गांधीज व्यू ऑन वर्ना सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको अगर हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी की जो व्यूज़ थे, उसको अगर हम कंपेयर करना चाहें, क्योंकि यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो जैसा कि हमने एनालाइज किया है आर्ट एंड कल्चर को, उसको भी अभी भी उसको भी एनालाइज करेंगे, राइट। तो वर्ना सिस्टम पे क्या व्यू था, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या रोल था, क्या उनका वो रोल बस लिटरेचर, बस आप कह लीजिए एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट नहीं था उनका, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो दो भाग में बांटा गया था कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसमें बस नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड उनके क्या क्या अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूशन थे, वो सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बस नाम लिखा है पूरा। कह लीजिए कि बस अगर वो पर्सपेक्टिव आपको मालूम चल जाए कि इसी के बारे में पढ़ के जाएंगे, नहीं, आपको होलिस्टिकली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 23 में किन किन के बारे में पूछा? सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछा, और ये मॉडर्न एजुकेशन में क्या रोल था, तो आप समझ जाओ कि इनका थोड़ा सोशल कल्चरल मूवमेंट से लिंक कर दिया है ना। अगर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो सोशल कल्चरल मूवमेंट की बात के बारे में बात की जा रही है, और इनका क्या रोल था उसमें। और फिर आता है डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ कह रहा था, राइट, समझ गए आप। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्वेश्चंस को देखना कि आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, है ना, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख रहे हैं। लेकिन ये हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कि कभी भी 20 कह लीजिए 12 से 20 या फिर 24 नंबर के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते ही आते हैं। ये हमेशा ये मान के चलिए इस चीज़ को, या हो सकता है 28 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाएं। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं, है ना। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब हमसे इससे क्ल्यू क्या मिलता है, तो इकोनॉमी के बाद एजुकेशन भी आता है, उसके दौरान
जो आप समझिए कि जो अगर स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं और 1947 के बाद एक अलग से चैप्टर्स नहीं दे रखे हैं, तो वो हमारे सारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करूं, एक ओवरऑल इकोनॉमी की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, आप अर्बन गवर्नेंस की बात करूं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि थोड़े बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857, हाउ इट वाज टर्निंग पॉइंट। उस समय क्या क्या लोगों ने क्या क्या उसके बारे में बोला, क्यों वो फिजल आउट हो गया, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं रहा, या फिर 1857 का जो कह लीजिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है, वो कैसे आगे की एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे कैसे चेंजेस लाया, क्या उसके उसके बाद से ऐसे इवेंट्स स्पैन आउट होने स्टार्ट हुए कि ओवरऑल एक लैंडमार्क ईयर था 1942 कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और थोड़े से प्रीसीडिंग इवेंट्स भी पता होने चाहिए कि उससे जस्ट पहले ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, यही चीज़ जो मैं बोल रहा था यहाँ पे। फिर रोल ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यूपीएससी ने भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाइस रॉयर्स या फिर गवर्नर जनरल को कवर कर रखा है, हमें भी कवर करके चलना है। अब कौन कौन से गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? वेलेस्ली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डलहौजी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिपन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कर्जन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह से। और थोड़े से पहले जो 1900 से पहले एक दो लोग वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करीब करीब 5-6 हमें गवर्नर जनरल्स या फिर वॉइस रॉयर्स को प्रिपेयर करके चलना है, राइट। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेनेसां मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। यही मैं बोल रहा हूँ, सोशल कल्चरल मूवमेंट की बात है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है उसको। उसमें कभी कभी क्या होगा कि किसी इंडिविजुअल का रोल पूछ लेगा कि अपने स्पेसिफिक एरिया में उनका रोल प्ले कीजिए, रोल उनका बताइए। तो आप उसको तो पता ही होना चाहिए, ओवरऑल उस फेज उस एज का क्या क्या चेंजेस हो रहे थे वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब ये 1920s का जो एरा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा था, बहुत कुछ चेंज हो रहा था। तो इस एरा में जितनी भी चेंजेस आए, जितने भी नए एलिमेंट आए, वो आपको हमेशा अपने टिप में रखना है। चाहे वो गांधी जी ने नए नए एलिमेंट्स यूज़ किए, है ना, उसको मास स्केल पे यूज़ किया, चाहे वो कास्ट मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, फार्मर मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, चाहे वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो आप कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट्स हुए उस दौरान जो नए फेसेस आए कांग्रेस में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय लेफ्टिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ कांग्रेस में। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी कहाँ पे? भगत सिंह के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फिर से यही चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि रिवोल्यूशनरी एलिमेंट्स जो 1920s में थे, उसी में से ही एक इंसान को पकड़ के उनके अगल बगल के इवेंट्स के बारे में पूछा है, और थोड़े से आइडियोलॉजी भी पता होनी चाहिए। फिर आता है अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो सिंपलर मैनर में क्या लिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में क्या, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई तिलक जी, सर सैयद अहमद खान, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इक्का दुक्का कुछ और छूट रहा हो तो वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। रिवोल्ट ऑफ 1857, लीडर्स कौन से थे, रीजन क्या था, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन क्या था, क्यों फिजल आउट हो गया, राइट। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रीजन क्या था, लीडर्स क्या थे, कंट्रीब्यूशन क्या था, और लास्ट में जाके ये कह लीजिए कि एक स्पेक्ट्रम में ही लास्ट के पेजेस में दिया हुआ है कि इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या था और नेगेटिव एलिमेंट क्या था, वो भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यूपीपीसीएस का अभी वो लेवल नहीं पहुंचा कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन हम क्यों वो चीज़ अभी हम छोड़ दें फ्यूचर के भरोसे कि देखा जाएगा, नहीं आना होगा, राइट। फिर आता है गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, वो कोई भी मूवमेंट हो, राइट। नेक्स्ट फेज, अब इवेंट्स ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज कौन कौन से मूवमेंट्स थे वो इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज। तो नाम तो कुछ तो गिना ही दिए मैंने, और हमें किस पे देखना चाहिए। अब नेक्स्ट वन इज यूपीएससी में ऐसा कुछ आया है क्या जो हमें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
तो अगर इन शॉर्ट बोलें तो ये मेजर पिलर्स होने चाहिए आपको अपने प्रिपरेशन के मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, गार्नियन फेज, मेजर मूवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इवेंट्स ऑफ 1920s एंड 1930s और गवर्नर जनरल्स। ठीक, ये आपको तैयार रहना ही चाहिए, ऑन टिप रहना चाहिए आपके। अब आते हैं क्या कुछ क्लू मिल रहा है हमें पीवाईक्यू से यूपीएससी के, है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एक हमें एडेड एलिमेंट मिल चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस स्ट्रेटजीज हैड अ कॉमन गोल ऑफ एमलिबरेशन ऑफ डाउनट्रॉडन। तो हमें दूसरे एलिमेंट मिल चुके हैं, गांधी से कंपैरिजन की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज हाईलाइट द डिफरेंसेस अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। तीसरे एलिमेंट यानी 3 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जहां डिफरेंसेस की बात की जा रही है। मस्ट डू थिंग है ये प्रिपरेशन में, आज के दिन में इसको प्रिपेयर करके रख लेना है एग्जाम रेडी नोट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ये स्टार्टिंग ईयर्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसको भी तैयार करके रख लेना है कि क्यों लाया गया, क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, क्या नुकसान इंडिया को हुआ, इंडियन पीपल को हुआ, एट द सेम टाइम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे साबित हुआ इंडियन रेलवे, है ना। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी थे, तो वो पता होना चाहिए। फिर आता है why was there a sudden spurt of famine in colonial rule since mid 18th century। ये पता होना चाहिए आपको, प्रिपेयर करके रखने वाली चीज़ है। फिर आता है ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसलिए देखिए 2 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के नाम दे के पूछ लिया, जो मैंने बोल रहा था ना, किसी के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है टू व्हाट एक्सटेंड डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स माफ कीजिएगा, टू व्हाट डिड एक्सटेंड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो व्यू पॉइंट्स थे, जो बेस था, इनका कंपैरिजन, इनका जो कह लीजिए कि जो रोल या रह गया है या इनका फ़ायदा हुआ इनके होने से, वो पता होना चाहिए। फिर आता है मॉडरेट्स भी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक, नेक्स्ट वन इज ब्रिंग आउट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट। ये आपका 1920 वाला ही फेज़ है। तो उस समय कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स ये कैरी कर रहे थे जो उस समय काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग था। नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। मैं बोल चुका हूँ कर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थोड़ी लिस्ट लंबी है, 24 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप सुन लो, है ना। सुनना कभी कभी बहुत अलग रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पीडीएफ तो एनी हाउ मिल जाएगी, मैं आप प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मिलनी तो है ना। लेकिन जब सुन लेते हो, थोड़ा पर्सपेक्टिव खुलता है, थोड़ा ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हो सकता है सब कुछ पता हो पहले से, लेकिन फिर से किसी के मुंह से सुन लेते हो आप, तो फिर आप थोड़ी सी अलग ऊर्जा आ जाती है, अलग काम करने की एनर्जी आ जाती है, पर्सपेक्टिव खुल जाता है। नेक्स्ट वन इज सिंस द डेकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological stand whereas thereby expanded social base। अगेन 1920s मैं बता चुका हूँ। फिर आता है 1857 अपराइजिंग, उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 1857 अपराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसां एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो ये आइडियोलॉजिकल बेस इंपॉर्टेंट है इंडियन रेनेसां का। फिर आता है मैनी वॉइसेस हैज स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लोग उस समय मैनी वॉइसेस कौन गए, तो ये विमेन वॉइसेस, स्टूडेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, आप कह लीजिए फार्मर्स हो गए। फिर ट्राइबल वॉइसेस भी उस समय अच्छा खासा वहाँ निकली थी और फार्मर मूवमेंट हुआ था और वर्किंग क्लास मूवमेंट हो रहा था, तो सारे पता होना चाहिए। फिर आता है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज। ठीक, मैं ये आ चुका है, यहीं पे मैं डिस्कस कर रहा था। फिर आता है हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमेशा बात होती है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो फ्रीडम मूवमेंट की रूपरेखा कैसी होती, चेहरा कैसा होता, वो पता होना चाहिए। फिर आता है क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी वॉज बीसेट ऑफ द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर है ये, है ना, उसी में डिस्कस किया हुआ
है ना। तो ये पता होना चाहिए, बेसिक किताबों से क्वेश्चन आ जाओ ना कर पाओ या फिर उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ तो ख़राब लगता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन अगेंस्ट द मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री, तो ये रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन ऑन इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा के उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वुमेन्स क्वेश्चंस अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का फिर एक एलिमेंट पर्टिकुलरली वुमेन मूवमेंट के बारे में पूछा है, तो कौन कौन से इशूज थे जिनको लेके वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ या वुमेन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थी। ऑलमोस्ट सारे के सारी जनता उसी में इन्वॉल्व थी। प्राइमरी उनका फोकस यही था कि जो उस समय इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन था उनको ही एड्रेस करने का सोशल रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ द प्राइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट वन इज फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, फिर से हम वही क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका। फिर आता है इन व्हाट वे डिड द नेवल म्यूटनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस समय 1945 से 1947 के बीच में बहुत ढेर सारे इवेंट हुए, उसमें से एक नेवल म्यूटनी था जो ये इंश्योर कर चुका था कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने ही वाला है। ऐसा क्यों बोला जाता है ना, ये रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि ये बोला गया लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन इन इंडिया। क्यों ऐसा है, उसके साथ ऐसे क्या इवेंट हो रहे थे प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, ऐसे क्या इवेंट हुए कि ये पूरा चेंज पर्सपेक्टिव, ये कह सकते हैं वाटरशेड मूवमेंट उस 2-3 साल के बीच में, ठीक है। फिर आता है इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसका नाम मैंने बोल चुका हूँ, क्योंकि अब उस समय टेलीफोन आना, टेलीग्राफ आना, रेलवे आना और ऐसे ढेर सारे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, जिससे एक मॉडर्निस्टिक पर्सपेक्टिव आया था इंडिया में, मॉडर्न इंडिया बनने का वो पिलर स्टार्ट हुए थे। उसी के बाद से आप कह लीजिए जितने इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ आई है ना, वो भी उसी समय की बात है, पिलर्स रखे आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें मॉडर्न हिस्ट्री से मिल गया यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके। अब हमें ये पता है कि जो आ चुका है वो तो करेंगे, और थोड़ा सा हम जब क्लब करने लगेंगे तो हमें मालूम है कि अगर किसी एक टॉपिक को पकड़ें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो हमें 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इस तरह के। 1857 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एजुकेशन के बारे में 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो उसमें भी 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो हमारा डन एंड डस्टेड है ना, अगर क्वेश्चन आ गए तो कर लेंगे अब यहाँ से, ठीक है। अब क्या बचता है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, तीसरा और लास्ट स्टॉप है। देखो अगर हम ब्रॉडली देखें, मोटा मोटी फिर से बोले यार, तो ब्रॉडली देखें तो इसमें किसी साल 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी साल एक क्वेश्चन आया है। लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये मान के चलना ज़रूरी है कि 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है कि क्वेश्चन ना बने, और जब आप नहीं पढ़ते हो तो उसमें भी सोने की सुहागा है कि एक ही क्वेश्चन बने, वो भी 8 नंबर में बने, क्योंकि 2 ही पेज भरने होंगे किसी भी तरह से। लेकिन इस तरह से मुंह छिपा के जाना सही नहीं होता है ना, छुपते हुए जाना सही नहीं होता है। तो एक 10-12 या 15 पेज का कंपाइलेशन होता है, मैं ही शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो एटलीस्ट क्वेश्चन लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 18 में आया रोल ऑफ हिटलर, कहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। बोला जाता है जर्मनी और हिटलर का रोल बहुत बड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था, ये भी बोला जाता है। फिर आता है 19 में क्या पे, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इफेक्ट्स पूछा है, ठीक है। अब इसके अलग अलग आयाम है कि ब्रिटिश या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहीं क्यों हुआ, क्या फैक्टर थे, क्या इसके इफेक्ट है ओवरऑल पूरे ग्लोब में, वर्ल्ड में। तो एक तो ये था कि कॉलोनाइजेशन बढ़ा, है ना, हाइपर नेशनलिज्म बढ़ा, ठीक है, ये भी चीज़ आई थी। फिर आता है पीस एफर्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर दोनों इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्योंकि उस समय कॉलोनाइजेशन का दौर ख़त्म हो रहा था, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, जैकोबिन्स रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया एक चीज़, और ये फैसिज्म और नाजिज्म का दो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज आल्सो अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। तो मैंने बोला ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ऐसे क्या क्या इवेंट हो रहे थे, क्या क्या बेसिस थे कि वहीं हुआ, क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, ओवरऑल क्या चेंजेस आए पूरे ग्लोब के स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर था बल्कन क्राइसिस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये चीज़ मैंने बोली कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
preceding years of First World War, years between First and Second World War, institution made between First and Second World War, तो लीग्स ऑफ नेशन बनाए गए जैसे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब इससे क्या मालूम चलता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं, तो उसके टॉपिक्स तो प्रिपेयर करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है, और इफ़ पॉसिबल लिख भी लेना है, टाइम बचे तो, ठीक है। वो कौन से टॉपिक्स हैं? तो टॉपिक्स हैं आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके साथ ही साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन भी होगा। मैं शायद यहाँ लिखना भूल गया हूँ। फिर यूनिफिकेशन में बस जर्मनी नहीं, इटली को भी देखना है। वर्ल्ड वॉर्स, उसके दोनों वर्ल्ड वॉर की बारे में बात की जा रही है, और ईयर्स बिटवीन वर्ल्ड वॉर की, और राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म की बात की। ये मेजर पिलर्स हैं आपके, जिनको तैयार करना ही करना है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्ल्यू की बात करें, कौन कौन से और की बात, सिंपल टॉपिक्स अगर लिस्टिंग करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वॉर, इट्स इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉजेज क्या थे, कोर्स क्या था, कंसिक्वेंसेज क्या क्या हुए, रशियन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कॉजेज, कोर्स एंड कंसिक्वेंसेज, राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, कॉज, कोर्स एंड कंसिक्वेंसेज की बात की जाती है, और फिर आता है नाइन्थ, डीकॉलोनाइजेशन फेज, जब अलग अलग कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, इंडिपेंडेंस पा रही थी, चाहे वो इंडिया था, चाहे वो मिडिल ईस्ट था, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, अलग अलग, और कुछ कुछ साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियाज़ कंट्री थी, फिलीपींस थी, म्यांमार थी, ये सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी उस समय। PYQ क्या है, कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? तो अगर मैं कहूँ कि सूखा पड़ा है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए, UPSC के PYQs देखते हैं तो फिर भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। तो ये है, वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड अकर इन इंग्लैंड, फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, ठीक है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। तो ये तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, और ये तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इंडिविजुअली UPPCs में आ सकते हैं, इसलिए इसको होलिस्टिकली तैयार करना होशियारी है। नेक्स्ट वन इज, टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो एक क्वेश्चन तो बन ही चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, उसमें हिटलर का रोल, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी पूछ रहा है, तो हमें ये भी मालूम चल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी पूछ सकता है UPPCs में, तो इसको होलिस्टिकली तैयार करना सही हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्सेंटिलिज्म सब्सटैंशिएट, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये सिंपल बेस पूछ दे, कौन कौन से इवेंट लीड किए थे अमेरिकन रेवोल्यूशन को, वो भी पूछ सकता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को कैसे चेंज किया, वो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को चेंज किया, इस तरह के क्वेश्चन को बन सकता है, या फिर दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको तैयार करके जाओ। इस तरह से हिस्ट्री का डिस्कशन हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन में, दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए, और अपने आप को एट पीस रखने के लिए, क्योंकि जब प्रिपरेशन में आप फोर्सी कर लेते हो ना, आप फोर्सी कर लेते हो कि यार ये चीज़ें सामने हैं और इनको प्रिपेयर करना है प्राइमरली, और इन्हीं से 90% के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप हमेशा एट पीस रहते हो कि 10% ऑफ क्वेश्चन कोई भी आए वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहीं से फेच करना है, और यहाँ से 80% मार्क्स आप निकाल के ले आ गए, ठीक है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से डन है आपका गेम, है ना, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपका नाम लिस्ट में आएगा, ठीक। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तेज सिविल्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।